बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं आपका मेज़बान सैयद हसन आसिफ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने ख़ास और स्पेशल और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम पैगाम फ़ख्र वतन के सिलसिले से। नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहीं कहीं पे कुछ ये बात हमेशा कही है कि इस दुनिया में बड़े खूबसूरत मोती हैं और ऐसे मोती हैं कि जिनकी वजह से आज दुनिया, जैसे कहा जाता है कि उनकी वजह से दुनिया में लोगों को एक नई राह मिलती है, एक नया पाथ मिलता है और उसको ही देखकर, उसी को सीखकर लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेहनत जो है वो एक ऐसा पायदान है, एक ऐसा जगह है जहाँ से इंसान खुद भी कुछ करता है और सामने वाले को भी कुछ सिखाने की कोशिश करता है। इन्हीं मोतियों में से हमने एक मोती आपके सामने पेश करने की ज़रूरत की है और ये सदाकत हासिल कर रहा हूँ कि जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ IRS से है। सैयद नैयर अली नजमी साहब जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सर का। सर सलाम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले जो प्रोटोकॉल है हमारे प्रोग्राम का, ख़ासकर चैनल विन का, कि हम चाहेंगे कि आप अपना तारुफ शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है हमारे नाज़रीन को दे दें सबसे पहले। जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम सैयद नैयर अली नजमी है। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हूँ और अभी प्रेजेंटली एज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आगरा और वेस्टर्न यूपी एंड उत्तराखंड माशाल्लाह। सर जो अगर देखा जाए आपकी शुरुआती एजुकेशन या करियर की जो आपने जहाँ से शुरुआत की है, क्या जो आपको स्ट्रगल करना पड़ा ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल जाती, हर चीज़ के पीछे मेहनत है और कामयाब इंसान वही है जिसने इल्म को हासिल किया, इल्म के ज़रिए आगे बढ़ा, वही कामयाब है। तो हम चाहेंगे कि आपके साथ जो परेशानियां हुई या जो आसानी से चीज़ें मिली, ये जो जनरेशन है, इनको आप क्या पैगाम देना चाहिए? जो भी आपके एम्स हैं उनकी प्रॉपर प्लानिंग करें और उसको पहले से एक प्लान चॉक आउट करके और देन प्रोसीड करें जी। तो आपके जो चांसेस हैं कामयाबी के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेरे साथ भी हमारे टाइम में ऐसा था कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन ये दोनों बहुत सॉर्ट आफ्टर फील्ड्स थे उस वक्त और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस कम थे। तो अगर आपने इंजीनियरिंग या मेडिसिन फील्ड को ज्वाइन नहीं किया है +2 के बाद, तो ऑप्शंस बहुत कम थे। कुछ बैंक्स में प्रोबेशनरी ऑफिसर के या सिविल सर्विसेज एक है या और भी थोड़े, मगर वेरी लिमिटेड ऑप्शंस वर देयर। तो देन आई डिसाइडेड के व्हेन आई डिडंट जॉइन मेडिसिन, MBBS या इंजीनियरिंग नहीं ज्वाइन किया मैंने, तो कि आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज। और ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन ओनली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं होता। आपको पहले तो सबसे ज़्यादा पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है जी, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता करना चाहिए। यू शुड डिस्कस इट विद सीनियर्स जो आपके पहले एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं। उनसे आप पता कर सकते हैं, अपने दोस्तों से पता कर सकते हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। और एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रीडिंग मटेरियल हो, चाहे वो और कोई नोट्स हों, बुक्स हों, और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज राइट फ्रॉम द वर्ड गो। और डोंट वेट कि जब ग्रेजुएट हो जाऊंगा मैं उसके बाद से तैयारी करूंगा। तो वो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि साल, 1.5 साल, 2 साल आपने जो पहले की तैयारी की है तो आपकी जो बेस है वो बन जाती है। और जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, व्हेन यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एग्जाम्स, तो आप उसके ऊपर अपना जो फर्दर प्रिपरेशन है उसको बिल्डअप कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस बीच आपने अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे किया? आप ये देखिए कि आप माशाल्लाह इतनी मेहनत और स्ट्रगल और साथ ही अब एक इसमें क्या ये नहीं कहा जा सकता कि आपने जो किया, जो जितना भी जो कर रहे हैं अभी भी, वो एंजॉय के ही साथ कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उसमें जो आज स्ट्रेस होता है, लोग ज़रा सा, अब जैसे आप हैं, जो व्यूवर सुन रहे,
उसमें कुछ ऐसे भी हैं बच्चे जो इस सुन के बहुत स्ट्रेस लेने लगते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त, ये तो भैया हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इसमें आपके जो कॉलेज के दिन थे या स्कूल के जो दिन थे, उसमें हम चाहेंगे अपनी हॉबीज़ के बारे में भी साथ ही साथ आप बताएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि स्टडी आपकी एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पढ़ाई और स्टडी एक एस्पेक्ट है, लेकिन आपके एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो आप जिन गेम्स में भी आपको इंटरेस्ट है, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, विच एवर गेम यू लाइक, आप उनको भी परसू करते रहें। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपका स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि पढ़ाई करने से लगातार आप नहीं पढ़ सकते, बहुत अच्छी बात कही आप। थोड़ा सा ब्रेक जरूरी होता है, तो दैट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस। और उसके साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर होती है, और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है। क्योंकि जो स्ट्रेस है वो अल्टीमेटली एंजाइटी और डिप्रेशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो आप अपने मेंटल स्ट्रेस को और मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। तो मैंने भी अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जैसे मैं जब पढ़ता था तो बहुत 2 घंटे 3 घंटे जब पढ़ लिए, तो उसके बाद आपका पढ़ने का दिल नहीं करता, तो आप ब्रेक ले लीजिए, किसी से जाके बात कर लीजिए, थोड़ा सा वैसे ही आप टहल लें, नीचे घर में कहीं दूसरे कमरे में जाके बैठ जाएं, उस माहौल से हट जाएं, एंड देन यू स्टार्ट अगेन। तो उससे आप थोड़ा फ्रेश माइंड से फिर अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जी, कोई ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो तो अपने इंटरेस्ट को परसू करते रहें। सिविल सर्विसेज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है, तो आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ उसी की तरफ कर दें। अपने और भी जो इंटरेस्ट हैं उसको कंटिन्यूअसली परसू करते रहें। अब हम ये तो हमारा एक आपसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपने अपनी हॉबीज़ के बारे में बताया। नॉर्मली जो इंसान की ज़िंदगी में जहाँ से वो स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करने के बाद एंड ऑफ द डे इंसान अगर तरक्की की राहें हमवार कर रहा है तो वो उस जगह पर पहुँच जाता है जो उसका एक, हम यूँ कहें कि जो हमारी एक एम्बिशन थी, हमने ये चाहा कि मैं ये करूँ, वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अभी भी आपके जहन में और भी बहुत सारी चीज़ें करने का सवाल उठता रहता होगा कि नहीं, अब मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा, इसके आगे और कुछ करूंगा। हम आपसे बात करेंगे अब इस सवाल से कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स के खासकर मुतालिक बात करना चाहेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स जो होते हैं खासकर, ये और दूसरे से इतना अलग क्यों है, क्या डिफरेंसेस हैं, हम ये जानना चाहेंगे। अच्छा सवाल है, और ये थोड़ा डिटेल्ड बिल्कुल, मैं आप डिटेल में जवाब देना चाहूँगा। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें अभी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कोई भी स्टूडेंट जो रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट है, रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, he or she is eligible to write the exams। और 21 साल मिनिमम एज है, और 32 years is the maximum age for general category students। बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये एज 3 साल और बढ़ जाती है। उनके अटेम्प्ट्स और 6 अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स दे सकते हैं, 6 बार। ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं वो 9 बार दे सकते हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब 37 years तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं उनके। तो 21 साल से लेकर 37 साल तक जितने अटेम्प्ट्स चाहें वो दे सकते हैं। ये तो एग्ज़ाम के बारे में हुआ। और बेसिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, ह्यूमैनिटीज़ में हो सकती है, साइंस ग्रेजुएट हो सकते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं।
इनफैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो सिविल सर्विसेज में मोस्टली जो लोग आते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। अच्छा। अबाउट 1/3 40% तक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो इंजीनियर्स हैं। ओके। तो ये तो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट हो गई। अब एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट कैसे है दूसरे एग्ज़ाम से, तो एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का 3 लेवल पे कंडक्ट होता है। पहला स्टेज जो होता है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होता है, जिसको प्रीलिम्स या पीटी भी कहते हैं आम बोलचाल की ज़ुबान में। दूसरा मेंस एग्ज़ाम्स होता है, और थर्ड जो होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट जानबूझ के ये वर्ड यूज किया है बिकॉज दैट इज हाउ इट इज कंडक्टेड, इट इज नॉट इंटरव्यू एज सच। तो पहला जो प्रिलिमिनरी लगभग 10 से 12 लाख लोग अपीयर होते हैं एग्जाम्स में, जो प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं। और प्रीलिम्स इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, जिसमें फर्स्ट एक पेपर जनरल स्टडीज का होता है, दैट इज अ मल्टीपल चॉइस पेपर, और सेकंड पेपर जो होता है उसको CSAT बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होता है, यू हैव टू सिक्योर 37.5% मार्क्स। अगर आपने उससे कम किया तो देन यू आर आउट ऑफ द रेस फॉर दैट ईयर। अगर आपने 37.5 से ऊपर स्कोर किया है, देन योर GS विल डिसाइड कि वेदर आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो फिर आपका जनरल स्टडीज में जो आपका परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आप अगले नेक्स्ट स्टेज के लिए जाते हैं। तो पहला जो एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस है, एक हो गया। दूसरा जनरल स्टडीज है, तो आपको सारी दुनिया की हर चीज पता होनी चाहिए, एनीथिंग अंडर द सन, कोई सिलेबस नहीं है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जाम्स जो मैंने आपको बताया, मेंस जिसको कहते हैं, वो रिटन एग्जाम है, डिटेल्ड एग्जाम जिसको कहना चाहिए, 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स या और लॉन्गर आंसर्स आप करते हैं। तो मेंस एग्जाम्स में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है, जो आप, अगर आपका अपना सब्जेक्ट भी हो सकता है या आप कोई और अपनी पसंद का, या जिसमें आपको लगता है कि ये मेरा स्ट्रेंथ इसमें है या आई कैन डू बेटर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो 2 पेपर्स तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं, 6 हो गए। एक एसे का पेपर होता है, और 2 पेपर इंग्लिश, और एक हिंदी या कोई और इंडियन लैंग्वेज जो आप ऑप्ट करते हैं। लेकिन इंग्लिश और हिंदी या कोई अदर इंडियन लैंग्वेज, उसमें आपको पास करना ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपका दूसरे पेपर्स एग्जामिन टेस्ट चेक भी नहीं होंगे। तो दैट इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कि आपको इंग्लिश और लैंग्वेज का पेपर पास करना है, जो भी मिनिमम मार्क्स हैं। और उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होता है वो सितंबर में होता है, और प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो नॉर्मली जून के महीने में होता है। मेंस एग्जाम्स सितंबर में होता है, 7-8 दिनों के अंदर में ये सारे एग्जाम्स हो जाते हैं। इसका फाइनली रिजल्ट दिसंबर जनवरी तक आता है। उसके बाद फरवरी मार्च में पर्सनालिटी टेस्ट होता है। वेरी गुड। तो पर्सनालिटी टेस्ट में आपको यू हैव टू गो टू दिल्ली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो और फर्दर जो फिल्टर डाउन करके जो कम लोग रह जाते हैं वो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट आपके उसमें अपीयर होते हैं, और फाइनली उसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट के भी मार्क्स 275 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और रिटन जो मेंस होता है वो 2025 मार्क्स का होता है। दोनों को कंबाइन करके फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है।
तो आप नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये डिफरेंट कैसे है अलग इससे, तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि तीनों एग्जाम्स बिल्कुल अलग तरह से कंडक्ट होते हैं। पहला जिसमें मल्टीपल चॉइस पेपर होता है। सेकेंड जो रिटन एग्जाम है उसमें आपको डिटेल्ड आंसर्स लिखने हैं। थर्ड पर्सनालिटी टेस्ट है जिसमें आपके नॉलेज का टेस्ट तो होता है, बिकॉज जो इंटरव्यू बोर्ड है वो बहुत अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट उस बोर्ड में होता है, और उसके साथ साथ आपके नॉलेज के टेस्ट के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी का भी टेस्ट होता है कि आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप होते हैं तो हाउ डू यू रिएक्ट, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए उसको हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। तो एग्जाम्स और भी सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन इस तरह से पूरा आपकी नॉलेज और आपकी पर्सनैलिटी सबका एक थॉरो एग्जाम जो होता है वो सिविल सर्विसेज है। इट इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स। बहुत अच्छा ब्रीफ किया सर आपने, और यकीनन आप जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आपकी बात से मुतमईन होंगे, जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे चैनल विन पे कि हमको इस तरह के प्रोग्राम्स हो जो बॉडी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर हम सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के बारे में बात करें तो ये पढ़ाई कब से शुरू कर देनी चाहिए, साथ ही साथ इसमें कौन से सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करें, और अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो उसके लिए स्ट्रेटजीज क्या होना चाहिए? जैसे मैंने शुरू में ही आपको शुरू में भी आपको बताया कि तैयारी आप एक बार आपने डिसाइड कर लिया, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम्स, पूरे एग्जाम के प्रोसेस के बाद टोटल 1000 के आसपास फाइनल लोग सिलेक्ट होते हैं, और उसमें आप यू हैव टू बी वन ऑफ देम। तो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, तो तैयारी आप जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं, वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे सिविल सर्विसेज लिखना है, तो आप उतना अच्छा है, वो आपको दूसरे कैंडिडेट से एडवांटेज देता है। दूसरी चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से और आपको शेयर करना चाहूँगा, और मैंने आपको ये भी बताया कि मटेरियल्स जो भी हैं आज के दौर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत एडवांटेज है। हमारे टाइम में इंटरनेट नहीं था, तो जो भी आपको पढ़ना था वो किताबों से, रीडिंग मटेरियल से, कोचिंग सेंटर्स के नोट्स होते थे, या इस तरह के उसी पे आपको मुनसर होना होता था। बिल्कुल। आज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, तो मटेरियल्स को कलेक्ट करें। मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि इंटरनेट जैसे बहुत एडवांटेजेस है, तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी है, बिकॉज बहुत सारे जंक भी अवेलेबल हैं और फैक्ट्स से हट के भी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। तो ये स्टूडेंट को थोड़ा सा अपने अंदर ये कैपेसिटी पैदा करनी पड़ेगी कि जो एक वहाँ पे है उसमें यूजफुल क्या है और जंक क्या है। जंक को आपको हटा देना है, जो इम्पोर्टेंट थिंग कुछ फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी है। आजकल हर आदमी अपने राय का इजहार कर रहा है। तो गवर्नमेंट के साइट्स हों, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हों, या अपने सब्जेक्ट के जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो मटेरियल हों, उन पे डिपेंड करें। जैसे कहते हैं कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग ऑन द इंटरनेट, तो उनके इंफॉर्मेशन को ना देखें। दूसरा जो मैं कह रहा था अपने एक्सपीरियंस से, मैं अपने जो यंग दोस्त हैं उनसे ये शेयर करना चाहूँगा कि मैंने पाया कि अगर आप ग्रुप में स्टडी करते हैं तो आपकी जो एफर्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जो रिज़ल्ट है उसका वो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि 4-5 लोग अगर मिल के पढ़ रहे हैं तो आप डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आप अकेले उसी चीज़ को अकेले पढ़ रहे हैं तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपसे मैंने डिस्कस किया,
आप प्लस आपका पर्सपेक्टिव भी मुझे पता चलता है। मैं सिर्फ एक एंगल से सोच रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। लेकिन 2-4 लोगों के साथ अगर मैं बैठ रहा हूँ तो उनके एंगल से जो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है, इसका ये भी एक एंगल हो सकता है, तो वो आपके जो होराइजन है अंडरस्टैंडिंग का उसको ब्रॉडन करता है। और फिर आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो यू आर बेटर इक्विप्ड कि आपका जो आंसर हो वो ज़्यादा टू द पॉइंट हो। जी, सिविल सर्विसेज की ही अगर हम बात कर रहे हैं कि सिविल सर्विसेज के थ्रू कौन से डिपार्टमेंट्स और जॉब्स कैटेगरीज अवेलेबल है, इन रोल्स में करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है, ये हमारे देखिए सिविल सर्विसेज में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे जो मैं बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी और भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, इंजीनियरिंग सर्विस भी है और भी एग्ज़ाम्स हैं। सिविल सर्विसेज में आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अब इंडियन रेवेन्यू सर्विस दो इसमें बढ़ गया है। पहले अलग नाम था, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज कहते थे, नाउ इट इज़ IRS इनकम टैक्स एंड IRS GST इन कस्टम्स, तो वो है। देन ऑडिट एंड अकाउंट्स, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है। रेलवे की 4 सर्विसेज हैं, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस, रेलवे पर्सनल सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। देन कुछ दिल्ली एंड अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस सर्विस, डैनिक्स और डैनिप्स जिनको कहते हैं। तो ये इतनी सारी, बहुत सारी, इंडियन ट्रेड सर्विस है, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। एंड देन यू हैव टू गिव योर ऑप्शंस कि आप किस सर्विस को पहले ऑप्ट करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन योर रैंक आपको सर्विस अलॉट होती है। हमने चाहे सिविल सर्विसेज की बात करें तो यूपीएससी की में भी अगर के थ्रू भी अगर देखा जाए, जो जॉब या डिपार्टमेंट्स जो अवेलेबल हैं या जो कैटेगरीज हैं वो क्या है, उनमें भी ये सेम है। और जो प्रोग्रेशन की अगर बात की जाए, करियर प्रोग्रेशन की, वो भी यूपीएससी में सेम ही है। जी बिल्कुल। एक बार आपकी सर्विस आपको एलोकेट हो गई तो देन आप एक डिपार्टमेंट में, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, इसको ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है, कार्डर बेस्ड सर्विस है। तो आप स्टेट कार्डर, किसी भी एक स्टेट कार्डर से आप अटैच हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी को यूपी कार्डर मिला है तो वो यूपी में ही रहेगा, सेंट्रल डेपुटेशन पे आ सकता है या डेपुटेशन पे किसी दूसरे स्टेट में भी जा सकता है, बट बेसिकली यू आर अटैच्ड विथ वन कार्डर। जैसे IRS हैं या अदर सेंट्रल सर्विसेज हैं, वो उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है इंडिया में, यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया से। और डेपुटेशन पे आप मिनिस्ट्रीज में भी जा सकते हैं, जैसे IAS IPS आते हैं, दूसरे सेंट्रल सर्विसेज के लोग भी आते हैं। तो कैरियर प्रोग्रेशन जो है आपका अपने डिपार्टमेंट में आपका एक चैनल होता है। मैंने ज्वाइन किया एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन वाज प्रमोटेड एज डिप्टी कमिश्नर, देन जॉइंट कमिश्नर, देन एडिशनल कमिश्नर। तो लेकिन जो प्रमोशन होता है वो थ्रू यूपीएससी होता है, जो डीपीसी होती है वो, क्योंकि ग्रुप ए सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ग्रुप ए सर्विसेज हैं जो यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होता है, उसमें प्रमोशन की जो भी प्रोसेस है वो यूपीएससी के थ्रू ही होती है। डीपीसी वहीं पे डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बोलते हैं, वहाँ से आपके जो परफॉर्मेंस का ACR पहले जिसको बोलते थे, अब उनको APAR कहते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो आपके 5 साल के APR देखा जाता है एंड लास्ट 5 इयर्स का, और उसके बेसिस पे वेदर यू आर फिट टू बी प्रोमोटेड और नहीं फिट है, या आपके अगेंस्ट कोई विजिलेंस का कोई केस तो नहीं है, कोई और चार्जशीट तो नहीं फाइल हुई है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देन यू आर प्रोमोटेड। अच्छा, अगर हम बात करें यूपीएससी के अलावा, अगर हम जो देखें स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में और कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इनको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है?
देखिए सिविल सर्विसेज जैसे यूपीएससी करती है, वैसे ही हर स्टेट में प्रोविंशियल सर्विसेज उनका है, यूपीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, सभी हैं। तो वो तो अपने अपने स्टेट के लिए करती हैं, और यही सर्विसेज उनके जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, स्टेट पुलिस सर्विस है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ हैं, इस तरह के सर्विसेज के आप सिलेक्ट होते हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, अच्छा, जिसमें इंस्पेक्टर्स हैं, या ग्रुप आप कह लीजिए ग्रुप बी या सी लेवल के जो रिक्रूटमेंट हैं, वो इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होते हैं। यूपीएससी भी और एग्ज़ाम्स करती है, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे फॉरेस्ट सर्विस है, लेकिन उसका क्राइटेरिया ये है कि आपको साइंस ग्रेजुएट होना पड़ेगा, देन यू आर एलिजिबल टू राइट दैट एग्ज़ाम। ह्यूमैनिटीज़ के लोग वो नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग सर्विस है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे CPWD है, रेलवेज़ हैं, इनमें आपका अपॉइंटमेंट थ्रू यूपीएससी होता है। तो यू हैव टू बी एन इंजीनियर टू राइट दैट एग्जाम। सर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज हम चाहेंगे खासकर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको दे दें कि किस तरीके से उनको लेके चलना है और किस तरह से पढ़ाई के लिए उनको जागरूक करना। मैं जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि पेरेंट्स का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एक तो ये कि अपने पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अनड्यू प्रेशर अपने बच्चे पे ना दें। सभी बच्चे कैपेबल होते हैं, और कामयाबी बहुत कुछ उनके हाथ में नहीं होती है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यू हैव टू कम्पीट विद अदर्स। तो आपसे अगर कोई बेहतर है तो वो करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा और पेरेंट्स को भी कि अपना ऑल्टरनेटिव प्लान्स भी रखना चाहिए। मतलब ये कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए अगर सोच रहा हूँ तो सिविल सर्विसेज ही मेरा सिर्फ एक अकेला एम नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि वहाँ नहीं होने पे फिर मुश्किल होती है। तो आपका प्लान ए तो ठीक है कि आपने एक बनाया है, लेकिन प्लान बी, सी, डी, ऐसे 3-4 लेवल ऑफ प्लान्स होने चाहिए। आप बैंक्स के एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं, प्रोबेशनरी एग्ज़ाम्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्ज़ाम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने सभी दोस्तों से, यंग दोस्तों से भी और उनके वालिदैन से भी, कि एक तो मेहनत करें, सिंसियरिटी के साथ मेहनत करें, और अनड्यू प्रेशर न लें। अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीक़े से लीड करें, लेकिन अपना जो एफ़र्ट है वो ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ दें, और ऑप्शंस अपने ओपन रखें कि अगर ये नहीं तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, दूसरा नहीं तो तीसरा। मैं कोशिश करता रहूँगा। और जैसा मैंने बताया कि हमारे टाइम में 3 अटेम्प्ट्स अलाउड थे, अब 6 अटेम्प्ट्स अलाउड हैं। तो ऑप्शन बहुत हैं। आप अगर एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, तो आप 6 अटेम्प्ट्स तक कोशिश कर सकते हैं। और वहाँ भी नहीं होता है, अगर फिर भी नहीं होता तो तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने अगर उस लेवल की सिविल सर्विसेज या इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी की है, तो आपकी तैयारी काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है, आपकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो आप किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर कामयाब होंगे। और मैं आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। अपनी ऑनेस्ट एफ़र्ट जारी रखें और इंशाल्लाह आप सब कामयाब होंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही, एफ़र्ट नेवर स्पॉइल। सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ चैनल विन में आए और हमारी जो बात हुई आपके साथ वो यकीनन बहुत ही बेहतरीन ब्रीफिंग रही है आपकी, और जो आपका एक्सप्लेनेशन जो रहा, जो आपने एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे तरीके से, यकीन जाने मुझे भी बहुत मज़ा आया। और साथ ही साथ जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हम चाहेंगे कि कुछ बदलाव आए, चेंजेस आए, क्योंकि हम सब ऐसे मज़हब से जुड़े हैं जहाँ इमाम अली का है कि एजुकेशन है तो सब कुछ है। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। तो नाज़रीन, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? आप अपना फ़ीडबैक हमें हर बार की तरह इस बार भी vinislam@gmail.com पर ज़रूर सेंड करें, और देखते रहें चैनल विन पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सारे जहां से